सुबह के 6 बज रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह उगा नहीं था, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस के परिसर में हलचल शुरू हो चुकी थी। दरवाजे पर गार्ड अपनी वर्दी ठीक कर रहे थे। ऑफिस के कर्मचारी फाइलों के बोझ के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे और गलियारे में वही सरकारी खामोशी फैली हुई थी, वो खामोशी जिसमें हुक्म की गूंज सुनाई देती है। ऑफिस के अंदर एक बड़ी मेज पर फाइलों के ढेर के बीच अनमोल शर्मा बैठी थीं, वही जिन्हें पूरे जिले में सख्त लेकिन इंसाफ पसंद डीएम के नाम से जाना जाता था। उम्र लगभग 32 साल, लेकिन निगाहों में ऐसी गहराई जैसे बरसों की जद्दोजहद का अक्स हो। आज अनमोल के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़े फैसले से पहले की खामोशी हो। सामने मेज पर एक अखबारी कतरन रखी थी, जिसकी सुर्खी थी, पुलिस की बदसलूकी से बुजुर्ग ठेले वाले की मौत, प्रशासन चुप। अनमोल ने वो खबर 3 बार पढ़ी, शब्द जैसे दिल में चुभ गए हों। उसने धीरे से फाइल बंद की, खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। सड़क के उस पार दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे, लोग रोजी रोटी के लिए निकल रहे थे। दिल में एक ख्याल उठा, क्या मैं इन लोगों को सिर्फ फाइलों में देखने के लिए बनी हूं? वो वही पल था जब अनमोल ने फैसला किया, वो आज अपनी कुर्सी के पीछे छिपने की बजाय अपनी पहचान छुपाकर लोगों के बीच जाएगी। 2 घंटे बाद अनमोल अपने आवास में शीशे के सामने खड़ी थी। आज न सरकारी वर्दी थी, न फाइलों का ढेर, न कोई प्रोटोकॉल। उसने एक सादा नीला सूट पहना, चादर ओढ़ी, बालों को हल्के से जूड़े में बांधा और चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखी। कमरे में खड़ी नौकरानी ने हैरानी से पूछा, मैडम, आज गाड़ी तैयार न करवाऊं? अनमोल मुस्कुराई, नहीं स्नेहा, आज बस अपने कदमों से शहर देखना है। स्नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनमोल की आवाज में इतना विश्वास था कि उसने चुपचाप सिर झुका लिया। जब अनमोल ने दरवाजा बंद किया, तो बाहर न कोई गार्ड था, न कोई गाड़ी, सिर्फ एक आम औरत जो बाजार की ओर जा रही थी। मार्केट में दाखिल होते ही एक अलग सी दुनिया नजर आई। सब्जी वालों की आवाजें, रिक्शों के हॉर्न और धूप की नर्म किरणें जो धुंध से टकराकर चमक रही थीं। अनमोल के दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। यही तो असली जिंदगी है, उसने खुद से कहा। एक ठेले पर गर्म चाय बन रही थी। वो रुकी, एक कप लिया। चाय वाला मुस्कुराकर बोला, बहन जी, सुबह की पहली चाय का मजा ही कुछ और है ना? अनमोल मुस्कुराई, हाँ, और शायद यही मजा हम बड़े लोग भूल गए हैं। चाय पीते हुए उसने चारों ओर नजर डाली। लोग व्यस्त थे, मगर हर चेहरे पर कोई छुपा हुआ दर्द था। किसी के बच्चे की फीस का बोझ, किसी के पति की बीमारी, किसी के कर्ज की चिंता। ये वही चेहरे थे जिनकी तकदीर का फैसला हर रोज उसके एक दस्तखत से होता था, मगर आज वो उन्हीं में से एक थी। मार्केट के आखिरी हिस्से में एक छोटी सी गली थी। वहां कुछ पुलिस वाले खड़े थे। 2 सिपाही एक दुकानदार से बहस कर रहे थे। पिछले हफ्ते का पैसा दे दिया था ना, अब नया हफ्ता शुरू हो गया है, एक सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, साहब, अभी कुछ कमाई नहीं हुई, शाम तक दे दूंगा। सिपाही हंसकर बोला, शाम तक तुम्हारी दुकान भी नहीं बचेगी अगर हम चाहें तो। अनमोल का दिल दहल गया। उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए। वो सोचने लगी, क्या मेरी पुलिस लोगों को सुरक्षा दे रही है या डर? वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, मगर कुछ बोली नहीं। आज वो बस देखने आई थी। पर किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। जो मंजिर हम टालना चाहते हैं, वही हमारे सामने आ जाते हैं। सिपाहियों के साथ एक इंस्पेक्टर भी था, इंस्पेक्टर गोपाल सिंह। लंबा कद, भारी आवाज और चेहरे पर वही घमंड जो छोटे छोटे अधिकार वाले लोगों में होता है। वो गली के एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था और अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। अनमोल ने उसकी आंखों में झांका। वो चेहरा उसे याद था। पिछले हफ्ते ही एक शिकायत आई थी कि यही इंस्पेक्टर गोपाल सिंह बाजार में लोगों से जबरन पैसे वसूलता है, मगर सबूत न होने की वजह से केस बंद कर दिया गया था। दिल में कुछ जल सा उठा, शायद आज खुदा मुझे खुद सबूत दे रहा है। वो अभी सब कुछ देख ही रही थी कि इंस्पेक्टर गोपाल सिंह की नजर उस पर पड़ी। वो तेज कदमों से चलता हुआ अनमोल के पास आया। अरे तुम यहां क्या कर रही हो? बहुत जिज्ञासु लगती हो तुम।
अनमोल ने हल्की सी मुस्कान रखी। बस गुजर रही थी, बाजार देख रही हूं। बाजार देख रही हो? उसने तंज कसा। यहां औरतें बाजार नहीं देखती, खुद बाजार बन जाती हैं। पास खड़े सिपाही हंस पड़े। अनमोल के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया, मगर उसने खुद पर काबू रखा। आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, आप पुलिस में हैं। गोपाल सिंह जोर से हंसा। हाँ तो क्या हुआ, पुलिस वाले कोई मंदिर के पुजारी नहीं होते। अब चलो यहां से निकलो, वरना थाने ले चलूंगा तुम्हें। अनमोल ने एक पल के लिए सोचा, काश तुम जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो, मगर नहीं, आज वो अपनी पहचान नहीं बताएगी। आज वक्त सच देखने का है, बदला लेने का नहीं। मैंने कहा ना, यहां से निकल जाओ, गोपाल सिंह ने ऊंची आवाज में कहा। अनमोल ने शांत लहजे में जवाब दिया, आपका यह लहजा आम जनता से बात करने के लिए ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर हंसा। अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगी? तुम कौन हो भाई, किसी एनजीओ की मेंबर, मीडिया वाली? अनमोल ने नजरें झुका ली। नहीं, बस एक आम नागरिक हूं। आम नागरिक? उसने तिरस्कार से कहा। तो सुनो आम नागरिक, पुलिस से बहस मत करना, वरना तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तुम्हारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। लोग ये सब देख रहे थे, सब जानते थे कि यह गलत है, मगर कोई बोला नहीं। अनमोल के दिल में आग भड़क उठी। यही वो खामोशी है जो जुल्म को ताकत देती है। इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया, चलो इसके बैग की तलाशी लो, पता करो ये कौन है। सिपाही आगे बढ़ा, मगर अनमोल ने हाथ रोक दिया। आपको किसी औरत की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है, और ना ही आपके साथ कोई महिला कांस्टेबल है। गोपाल ने तंज से कहा, अधिकार तो हम हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तुम जैसे लोग कानून की किताबें पढ़कर हमें सिखाने आ जाते हैं। फिर वो एक कदम आगे आया, इतना करीब कि अनमोल को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। अब बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? अनमोल ने संयम से कहा, तुम्हारे लिए बस इतना जान लो कि मैं वो हूं जो तुम्हारे गलत कामों का हिसाब लेगी। इंस्पेक्टर हंसा। वाह, डायलॉग भी फिल्मी है। चलो बैग खोलो। सिपाही ने बैग की जिप पकड़ ही ली थी कि अचानक एक आवाज आई, रुको। वो आवाज बाजार के किनारे से आई थी। एक बुजुर्ग सब्जी वाला था जिसने सब कुछ देखा था। साहब, ये औरत शरीफ लगती है, क्यों तंग कर रहे हैं इसे? इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा। चुप रह, वरना तेरे ठेले की सब्जी थाने में सड़ती नजर आएगी। बूढ़ा पीछे हट गया, मगर अनमोल का सब्र टूटने लगा था। उसने गहरी सांस ली, चेहरे से चादर उतारी, और पहली बार उसकी आंखों में वो सख्ती नजर आई जो सिर्फ एक अफसर की होती है। बस, वो बोली, अब बहुत हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर तंज में बोला। क्या प्रधानमंत्री से? अनमोल ने पर्स से एक पहचान पत्र निकाला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनमोल शर्मा। बाजार में जैसे हवा थम गई, सिपाहियों के चेहरों का रंग उड़ गया, इंस्पेक्टर के हाथ की नसें तन गई। मैम, आप डीएम साहिबा? अनमोल की आवाज अब फौलादी थी। हां, वही डीएम जिसे तुम लोग जनता का सेवक कहना भूल गए हो, और तुमने अभी एक आम आदमी नहीं, जिला मजिस्ट्रेट को धमकाया है। लोगों के चेहरों पर हैरानी, खुशी और सम्मान का मिला-जुला असर था। वही खामोश जनता अब सरगोशियां कर रही थी। अरे, ये तो डीएम साहिबा हैं। भगवान बचाए, अब तो इंस्पेक्टर गया काम से। अनमोल ने सख्त लहजे में कहा। सिपाही, तुम सब अपने बैज नंबर उतारो और फौरन लाइन हाजिर हो जाओ। इंस्पेक्टर गोपाल सिंह, तुम्हें तुरंत निलंबित किया जाता है। इंस्पेक्टर के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने नजरें झुका ली। अनमोल ने कहा, याद रखो, वर्दी तुम्हें ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी देती है, और जिस दिन पुलिस जुल्म करने लगे, वो दिन इंसाफ के मरने का दिन होता है। बाजार में सन्नाटा छा गया। फिर वही बुजुर्ग सब्जी वाला आगे बढ़ा। बेटी, भगवान तुम्हें सलामत रखे। आज तुमने हमें याद दिलाया कि इंसाफ अभी जिंदा है। अनमोल ने हल्की सी मुस्कान दी। बस इतना याद रखना चाचा, इंसाफ तभी जिंदा रहता है जब जनता खामोश ना रहे। वो चली गई, मगर उसके कदमों के पीछे सम्मान के निशान रह गए थे। दोपहर का वक्त था। जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। अनमोल ऑफिस पहुंची तो पूरा स्टाफ खामोश था। सबको बाजार की घटना पता चल चुकी थी।
सचिव रमेश तुरंत खड़ा हो गया। मैम, मैंने इंस्पेक्टर गोपाल सिंह का निलंबन आदेश तैयार कर लिया है, बस आपके दस्तखत बाकी हैं। अनमोल ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। बाजार का दृश्य अब भी उसके जहन में गूंज रहा था। वो तमाचा, वो डर, वो जनता की खामोशी। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये सिस्टम की दरार थी। उसने कलम उठाई और आदेश पर दस्तखत कर दिए। मैम, मीडिया वालों को खबर लग गई है, वो बाहर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, रमेश ने धीरे से कहा। अनमोल ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, अभी नहीं, मैं चाहती हूं पहले सच्चाई सामने आए, सिर्फ खबर नहीं, सबूत भी। अनमोल का मिजाज सब जानते थे। वो तुरंत कार्रवाई करने वाली नहीं, बल्कि तार्किक इंसाफ देने वाली अफसर थी। उसने फोन उठाया और एसपी को कॉल की। मिस्टर कुमार, इंस्पेक्टर गोपाल सिंह और उसकी टीम पर आंतरिक जांच शुरू की जाए। मुझे उनके पिछले 6 महीनों की सारी रिपोर्ट, जुर्माने और गैर कानूनी कार्रवाइयों की जानकारी चाहिए, आज शाम तक। फोन रखते ही अनमोल ने खुद से कहा, यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर का नहीं लगता, कोई ना कोई ऊपर से इशारा जरूर है। शाम के 6 बजे फाइलें आ गईं। रमेश फाइलें मेज पर रखते हुए बोला, मैम, आप यकीन नहीं करेंगी, ये लोग सिर्फ बाजार से नहीं बल्कि पूरे जिले के अलग अलग इलाकों से हफ्ते वसूलते हैं, छिपे हुए तरीके से। अनमोल ने फाइल के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर रिश्वत के सबूत, फर्जी चालान और नकली दस्तखत थे। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। यानी वर्दी के पीछे पूरा नेटवर्क छिपा हुआ है। ये सारी रिपोर्ट सीआईडी को भेज दो, उसने आदेश दिया। और कल सुबह 8 बजे सभी पुलिस इंचार्ज को मेरे दफ्तर में बुलाओ, मैं खुद उनसे सवाल पूछूंगी। रात के 10 बजे अनमोल अपने घर के कमरे में बैठी थी। डायरी खोली, कलम उठाई और लिखने लगी कि आज मैंने देखा कि ताकत इंसान को अंधा कर देती है। वर्दी जो कभी जनता की हिफाजत के लिए थी, वही जनता के खिलाफ हथियार बन गई है। इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं, हर इंसान के ज़मीर में होना चाहिए। मैं चाहती हूं कि जब कोई पुलिस वाला किसी गरीब को देखे तो उसके दिल में रहम पैदा हो, डर नहीं। ये लिखकर उसने डायरी बंद की, मगर नींद फिर भी नहीं आई। दिमाग में एक ही सवाल था, क्या सिर्फ निलंबन काफी है या सिस्टम बदलने की जरूरत है? सुबह 8 बजे जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में सभी थानों के इंचार्ज मौजूद थे। वातावरण में सन्नाटा था। दरवाजा खुला और अनमोल अंदर आई। सादा सफेद साड़ी, बिना मेकअप के, मगर चेहरे पर ऐसी शक्ति थी कि हर अफसर खुद ब खुद सीधा हो गया। बैठ जाइए सब। सब ने कुर्सियां संभाली। अनमोल ने गोपाल सिंह की फाइल मेज पर फेंकी। क्या आप सब जानते हैं कि यह फाइल क्या कहती है? यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की नहीं, ये आप सबके सिस्टम की तस्वीर है। रिश्वत, दबाव, राजनीतिक आशीर्वाद, यही अब आपका कानून बन चुका है। कमरे में खामोशी थी। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। एसपी कुमार ने धीरे से कहा, मैम, मानता हूं कि कुछ लोग हद पार कर गए हैं, मगर सब एक जैसे नहीं होते। अनमोल ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं सबको एक लाठी से नहीं आंक रही, मगर जब तक अच्छे लोग चुप हैं, बुरे लोग ताकतवर बने रहेंगे। अनमोल ने फाइल बंद की और कहा, आज से एक नया नियम बनेगा। किसी भी थाने में शिकायत दर्ज ना होने पर पीड़ित नागरिक सीधे मुझसे संपर्क कर सकेगा। हर बाजार में जन न्याय सेल बनेगा, जहां वर्दी वाले नहीं, आम लोग बैठेंगे। ये शहर अब डर से नहीं, इंसाफ से चलेगा। कमरा तालियों से गूंज उठा। पहली बार पुलिस वाले खुद शर्मिंदा थे, मगर दिल से संतुष्ट। अनमोल ने धीरे से कहा, याद रखो, ताकत का असली इम्तिहान कमजोर पर रहम दिखाने में होता है, ना कि उसे कुचलने में। मीटिंग खत्म होने के बाद रमेश दौड़ता हुआ आया। मैम, एक अजीब बात मिली है। इंस्पेक्टर गोपाल सिंह के फोन से कुछ वॉइस कॉल्स मिली हैं, जिनमें वो किसी चौधरी साहब से आदेश ले रहा है। लगता है इसके पीछे कोई बड़ा अफसर या नेता है। अनमोल ने कुर्सी से उठते हुए कहा, चौधरी साहब, तो अब अगला वार असली जड़ पर होगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब शुरू हो रही थी। रात धुंधली सी थी, मगर जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर की रोशनी अब भी जल रही थी। अनमोल के मेज पर रंगीन फाइलों का ढेर था, खासतौर पर वो एक फाइल जो चौधरी नेटवर्क के नाम से जानी जाती थी। रमेश और 2 डीपीओ अफसरों ने उस फाइल के हर पहलू का अध्ययन किया था। अनमोल ने शांत स्वर में कहा, यह जंग बाहों से नहीं, अक्ल और हिकमत से लड़नी है।
अगले दिन अनमोल ने एक खतरनाक लेकिन जरूरी फैसला लिया। वो खुद गुप्त रूप से उस नेटवर्क के करीब जाएगी। मैं अपना रूप बदलकर चौधरी के आदमियों में घुल जाऊंगी, उसने कहा। रमेश घबरा कर बोला, मैम ये बहुत खतरनाक है, आप अकेली क्या कर पाएंगी? अनमोल मुस्कुराई, जब जनता का भरोसा वापस लेना हो तो खतरा तो उठाना ही पड़ता है। उसने एक नया नाम अपनाया, आशा। सादा वर्दी, बदले हुए बाल और एक साधारण सी आम औरत की पहचान। उसने अपने ऑफिस का एक सुरक्षित हिस्सा चुना, जहां से उसके कुछ भरोसेमंद सिपाही और आईटी टीम उसकी निगरानी करेंगे, मगर जनता की नजर में वो पूरी तरह अकेली थी। आशा फिर से बाजार लौटी, लेकिन अब वो चौधरी के इलाकों में घूमने लगी। सस्ते होटल, शराब खाने के आसपास और वे दुकानें जहां नकद पैसों का लेन देन होता था। कुछ ही दिनों में आशा ने महसूस किया कि लोगों के बीच एक अलग ही भाषा चलती है, फुसफुसाहटें, इशारे और वो तरीके जिनसे काले धन का लेन देन होता था। एक दुकानदार ने धीरे से कहा, अगर तुम सही जगह पहुंचना चाहती हो तो रात के 10 बजे पुराने गोदाम नंबर 7 पर आ जाना। आशा ने वादा कर लिया और उसी वादे ने उसे खतरे के करीब पहुंचा दिया। रात 10 बजे गोदाम एक सुनसान कोने में था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से भारी आवाज आई। कौन है? आशा ने नरमी से कहा, मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। आज की अदायगी के बारे में बात करनी है। दरवाजा खुला, मगर अंदर का नजारा इतना सादा नहीं था। कुछ लोग, एक मेज और एक मोबाइल जिसमें नंबर आधा छिपा हुआ था। एक आदमी सामने आया, वही जिसे सब राज कह रहे थे। उसके हाथ में कुछ कागज थे और आंखों में बेखौफी। राज ने आशा को बैठाया और कहा, तो तुम नई हो, ठीक है, काम करो। कल शहर के 3 बाजारों से काले पैसे लेने हैं। आशा ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे सही लोगों तक पहुंचना है। राज हंसते हुए बोला, हर कोई यही कहता है कि सही लोगों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन असल में कौन पहुंचता है? अनमोल के भीतर एक गहरी योजना थी। वो सबूत जुटाएगी, नाम दर्ज करेगी और अपने दफ्तर को भेजेगी, मगर हर कदम पर खतरा था। कुछ दिन गुजरे। आशा ने कई छोटी अदायगियां रिकॉर्ड की, नाम लिखे और गुप्त बैठकों का डेटा इकट्ठा किया। लेकिन एक रात एक आदमी ने आशा को पहचान लिया। वो इंस्पेक्टर गोपाल सिंह का करीबी था। उसने आशा की हरकतों पर शक किया और उसकी जेब टटोली। आशा ने अपने बाजू से एक छोटी डिवाइस निकाली। वो छिपा हुआ रिकॉर्डर था जो हर बातचीत सीधे उनकी आईटी टीम तक भेज रहा था। लेकिन जब उस आदमी ने डिवाइस महसूस की तो शोर मच गया। गोदाम में मौजूद लोगों ने आशा पर हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ गई, मगर आशा ने संभलकर पास की टूटी खिड़की की ओर भागी और अंधेरे में छलांग लगा दी। वो पल था जब पूरा मिशन खतरे में पड़ गया, लेकिन उसी समय आईटी टीम ने रिकॉर्डिंग प्राप्त की और तुरंत पुलिस मुख्यालय को सूचना दे दी। गोदाम के बाहर आशा भागी, लेकिन कुछ लोग पीछे लग गए। वो एक गली में घुसी जहां एक छोटे बम जैसा धमाका हुआ। यह ध्यान भटकाने के लिए था ताकि उसे पकड़ा जा सके। धमाके से आशा हिल गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक साइड गली से होते हुए छत पर चढ़ी और फिर छलांग लगाकर एक ठेले के पीछे छिप गई। उसी समय अनमोल के दफ्तर से एक गुप्त टीम पहुंची। वो टीम जनता को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि गुप्त अभियान के लिए थी। वो पल एक साथ डरावना और रोमांचक था। आशा ने मोबाइल से अपना लोकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए भेजा। कुछ मिनटों में पुलिस की सुरक्षा टीम पहुंच गई और हमलावरों को पकड़ लिया गया। हमले के बाद पकड़े गए लोगों ने कबूल किया कि यह साजिश सिर्फ एक गिरोह की नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक अधिकारी और कुछ व्यापारियों के नेटवर्क की थी। राज उसी नेटवर्क का हिस्सा था और सबसे डरावना खुलासा यह था कि चौधरी साहब का नाम बार बार सामने आ रहा था, एक ताकतवर नेता जिसके पास जमीनों और ठेकों का नियंत्रण था। अनमोल ने अपने दफ्तर लौटकर चुपचाप कहा, अब हमें सबूतों के साथ सामने आना होगा। जनता के हल्ले से ज्यादा जरूरी है कानूनी कार्रवाई। रात के 2 बज रहे थे। अनमोल अपनी मेज पर बैठी थी। सामने फाइल खुली थी जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज, गुप्त जांच। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक। उसके पास रमेश आया और धीरे से बोला, मैडम, पता चला है चौधरी साहब कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो खुद को बेगुनाह कहने वाले हैं। अनमोल मुस्कुराई और बोली, उन्हें करने दो। याद रखना, सच बोलने के लिए शोर नहीं, सबूत चाहिए।
अगले दिन शहर के सबसे बड़े होटल में चौधरी साहब मीडिया के सामने आए। सूट, टाई, मुस्कुराहट, जैसे कोई बहुत नेक इंसान हो। कैमरों की फ्लैश में चमकते हुए बोले, ये सब राजनीतिक साजिश है, हम जनता के सेवक हैं। कुछ अनुभवहीन अफसर मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। सवालों की बौछार हुई। क्या आप पर वित्तीय भ्रष्टाचार के सबूत हैं? क्या आप जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? चौधरी साहब ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो अफसर कानून से आगे बढ़ी हैं तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम अनमोल देवी पर आरोप, चौधरी ग्रुप की सफाई। दफ्तर के बाहर मीडिया जमा थी। कुछ रिपोर्टर तन से बोले, मैडम, क्या आप वाकई खुद बाजार गई थी? क्या आपने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया? अनमोल ने बस एक वाक्य कहा, अगर सच की तलाश अधिकार से आगे बढ़ जाए तो वो अपराध नहीं, सेवा है। लेकिन पर्दे के पीछे दबाव बहुत ज्यादा था। चौधरी के लोग ऊपर तक पहुंच चुके थे। एक सीनियर अफसर ने फोन पर कहा, डीएम साहिबा, बेहतर होगा अगर आप थोड़ा नरम रवैया अपनाएं। चौधरी साहब के रिश्ते बहुत ऊपर तक हैं। अनमोल ने आंखों में अटल संकल्प के साथ कहा, सर, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वो न मैं। इसी बीच रमेश ने सूचना दी, मैडम, राज बोलने को तैयार है, लेकिन वो डरा हुआ है। कहता है अगर नाम लिया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अनमोल ने फैसला किया, उसे सुरक्षित जगह ले चलो। कल रात तक उसका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए। राज को एक गुप्त गेस्ट हाउस में रखा गया। जब कैमरा ऑन हुआ, राज ने कांपते हाथों से कहा, मैं सब जानता हूं। बाजार से जो पैसा आता था वो सीधे चौधरी के दफ्तर जाता था। पुलिस के कुछ लोग उसकी निगरानी करते थे। इंस्पेक्टर गोपाल सिंह उन्हीं का आदमी है। अनमोल ने चुपचाप सब रिकॉर्ड किया, हर शब्द, हर तारीख, हर नाम। ये वो गवाही थी जो पूरे नेटवर्क को गिरा सकती थी। लेकिन अगली रात गेस्ट हाउस के बाहर फायरिंग हुई। राज घायल मिला। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन बोलने की ताकत खो बैठा। अनमोल के चेहरे पर पहली बार आंसू आए, मगर गुस्से के नहीं, संकल्प के। अगर वो आवाज नहीं उठा सका तो मैं उठाऊंगी। अगले दिन उसने फाइल के साथ एक सरकारी आदेश तैयार किया। चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं, और साथ ही एक नोट लिखा, अगर कानून हाथ रोकने लगे तो वो कानून नहीं, जंजीर है, और मैं जंजीर तोड़ने आई हूं। अगले दिन मीडिया के कुछ युवा रिपोर्टरों ने अनमोल का साथ दिया। एक चैनल ने गुप्त फुटेज जारी की, जिसमें चौधरी के आदमी राज को धमकाते नजर आ रहे थे। शहर हिल गया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़ा, #जस्टिस विद डीएम अनमोल, #लॉ अबाव पावर। जनता सड़कों पर उतर आई। औरतें, नौजवान, बुजुर्ग सब एक आवाज में बोले, हम अपनी डीएम के साथ हैं। चौधरी साहब का चेहरा फिर टीवी पर आया, मगर इस बार पसीना पोंछते हुए, मैं सब में शामिल नहीं हूं। उसी वक्त अदालत ने आदेश जारी किया, चौधरी ग्रुप के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की जाए। चौधरी के कई आदमी गिरफ्तार हुए, बैंकों में छापे पड़े, रिकॉर्ड जब्त हुए, और जब एक अधिकारी ने फाइल पेश की तो उस पर बड़ी मोहर लगी थी, इन्वेस्टिगेटेड एंड अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनमोल देवी। शाम का वक्त था। अनमोल अपनी जीप के सामने खड़ी थी। वही बाजार, सादा कपड़े, वही चाल। लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, बेटी, तूने दिखा दिया कि इज्जत कपड़ों से नहीं, किरदार से होती है। अनमोल मुस्कुरा कर बोली, मैंने बस वही किया जो हर अफसर, हर नागरिक को करना चाहिए, सच बोलना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। दूर रमेश खड़ा ताली बजा रहा था। शहर में अब बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, कानून से ऊपर कोई नहीं, यहां तक कि ताकत भी नहीं। सुबह की नरम धूप जिला अदालत की इमारत पर पड़ रही थी। मीडिया की गाड़ियां बाहर कतार में खड़ी थीं। पुलिसकर्मी चारों ओर तैनात थे। आज वो दिन था जब चौधरी ग्रुप के खिलाफ अंतिम सुनवाई होनी थी, और सबकी नजरें एक ही शख्स पर थीं, डीएम अनमोल देवी। अनमोल अदालत के परिसर में दाखिल हुई। सादा सफेद सूट, बालों में हल्का सा जोड़ा, चेहरे पर सुकून। न कोई घमंड, बस गरिमा और आत्मविश्वास। उसके पीछे रमेश, कुछ अफसर और वही बूढ़ी औरत जो बाजार में अंडे बेचा करती थी। आज वो औरत गवाह के रूप में अदालत में मौजूद थी। जज साहब ने फाइल खोली। अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया। चौधरी साहब महंगे सूट में बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो रौब नहीं था।
अनमोल उनकी तरफ नहीं देख रही थीं। वो सिर्फ फाइल के पन्नों में नजरें गड़ाए बैठी थीं, जैसे हर शब्द उनकी आत्मा पर अंकित हो। प्रोसिक्यूटर बोला, माय लॉर्ड, आज हम वो सबूत पेश कर रहे हैं जिनसे ये साफ हो जाएगा कि अभियुक्त चौधरी लाल सिंह ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और अपने रसूख के जरिए पुलिस के कुछ अधिकारियों से गरीब दुकानदारों से अवैध वसूली करवाई। उसने वीडियो सबूत चलाया। स्क्रीन पर राज की रिकॉर्डिंग चली। मैं खुद उनके ऑफिस में जाता था, पैसे सीधे चौधरी साहब तक पहुंचते थे। चौधरी के वकील ने शोर मचाया, यह वीडियो नकली है, झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन जज ने हाथ उठाकर कहा, चुप रहिए, अदालत खुद तय करेगी कि झूठ कौन बोल रहा है। अब बारी थी उस बूढ़े आदमी की, वही जिसके गाल पर उस दिन थप्पड़ पड़ा था। वो धीरे धीरे अदालत के कटघरे में पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। साहब, मैं 30 साल से यही ठेला लगाता हूं। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरा हक मारने की कोशिश की और पहली बार किसी ने मेरी इज्जत बचाई। ये मैडम, अनमोल की ओर इशारा करते हुए, इन्होंने न सिर्फ मेरा थप्पड़ का बदला लिया, बल्कि मुझे यह यकीन भी दिलाया कि कानून सोता नहीं, बस सही वक्त पर जागता है। अदालत में एक पल को सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे से रम उड़ गया। अनमोल ने नजरें झुका लीं। उनके दिल में एक अजीब सी नमी उतर आई थी। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ये घोषित करती है कि अभियुक्त चौधरी लाल सिंह और उनके सहयोगी पुलिस अधिकारी रिश्वतखोरी, अवैध वसूली और नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए हैं। इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अदालत जिला मजिस्ट्रेट अनमोल देवी के किरदार की सराहना करती है, जिन्होंने न्याय के लिए अपनी पहचान, इज्जत और जान तक दांव पर लगा दी। मेज पर घुसा पड़ा। फैसला सुनाया गया। अदालत में तालियां गूंज उठीं। रमेश की आंखों में आंसू थे और अनमोल ने बस इतना कहा, थैंक यू माय लॉर्ड। अदालत के बाहर कैमरे अनमोल के चारों ओर जमा थे। एक रिपोर्टर ने माइक आगे बढ़ाते हुए पूछा, मैडम, आपने इस पूरे मामले में एक आम औरत की तरह खुद बाजार जाकर सब देखा, कि आपको डर नहीं लगा? अनमोल मुस्कुराकर बोली, डर तो तब लगता है जब जमीर सो जाए। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी। बस फर्क इतना था कि मैं वर्दी में नहीं, इंसानियत में थी। एक और रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, अब जब सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी अगली ख्वाहिश क्या है? अनमोल ने आसमान की तरफ देखा। हल्की हवा में उनके बाल उड़ रहे थे और वो बोली, ख्वाहिश कि कभी किसी औरत को न्याय के लिए खुद को छिपाना न पड़े। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की समारोह था। स्टेज पर खुद गृह मंत्री मौजूद थे। अनमोल को सर्वश्रेष्ठ ईमानदार अफसर के सम्मान से नवाजा गया। जब वो मंच पर गईं, पूरा हॉल खड़ा हो गया। किसी ने नारा लगाया, ये है असली भारत की बेटी। अनमोल ने संक्षिप्त भाषण दिया, ये अवार्ड मेरा नहीं, उन सब औरतों का है जो रोज समाज के थप्पड़ सहकर भी मुस्कुराती हैं। मेरी जीत तब होगी जब न्याय आम हो जाएगा और कानून को पहचान की जरूरत नहीं रहेगी। तालियां गूंजती रहीं। कुछ दिन बाद वही मंजर, बाजार, शाम की धूप, अनमोल का सादा लिबास। वो चुपचाप एक छोटे ठेले पर जाकर बैठ गईं। वही बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, बेटी, आज क्या खाएगी? वही फूला हुआ ऑमलेट? अनमोल मुस्कुराकर बोली, हाँ बाबा, वही, मगर आज की ऑमलेट में सुकून ज्यादा है, चटनी कम। बूढ़ा हंस पड़ा, और इज्जत सबसे ज्यादा। अनमोल ने एक कौर लिया। वही स्वाद, मगर इस बार दिल में सुकून का समंदर था। सड़क के पार कुछ बच्चे खेल रहे थे और आसमान पर सूरज ढल रहा था, जैसे कह रहा हो, अंधेरा हमेशा देर तक नहीं रहता।